हाँ जी, तो यहाँ सब आप लोगों को क्लैरिटी मिली जी कि HDL जो है वो इस तरह से। अब मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा था कि क्या मतलब फॉर एलिमिनेशन, तो वो बेसिकली ये होता है कि अब आपका जिस तरह हमने कहा ना कि क्या नाम है उसका, कि आपका बिलिरुबिन जो है वो लिवर के पास आता है, फिर लिवर उसको कॉन्जुगेट करता है और कॉन्जुगेट करके उसको इंटेस्टाइन में भेजता है, फिर इंटेस्टाइन से वो उसकी फिर आगे फिर वो स्टर्कोबाइलिन और ठीक है वहां से फिर वो ब्लड में जाके तो यूरोबिलिन इस तरह से बॉडी से निकलता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो है ना लिवर, एक तो ये बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड नहीं जो बन रहे होते हैं वो लिवर कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, एक तो ये हो गया। फिर ये कि उसका नाम क्या है, बाइल के अंदर फ्री कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाइल के अंदर, ठीक है, बाइल के अंदर फ्री फ्री कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिवर वो भी निकालता है ताकि यार वो बॉडी से थोड़ा निकले, ठीक है, बाइल के जरिए ना उसको इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक है। फिर यानी कि और भी जो सेंसेस वगैरह हो रही होनी है होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल की लिवर के अंदर ही हो रही होती है ना। तो इस तरह से वो फिर ये होता है कि फिर वो जो कोलेस्ट्रॉल आया है वो रिमूव शमूव होता है, यानी कि यूज शूज होता है या फिर रिमूव शमूव होता है, ठीक है। तो ये एक निज़ाम है, ठीक है। अब आप लोगों को ना कंप्लीट समझ आ गई होगी। चलें जी, अब जरा ना लिपिड्स को देखें, जो मैं आप लोगों को सारा पढ़ा चुका हूँ ना, ठीक है। सिर्फ जो चीज नहीं पढ़ाई वो बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को कितनी डिटेल में ये बातें बताई हैं। बताओ 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 कि सिंपल लिपिड, फैट क्या होता है, वैक्स क्या होता है, ऑयल क्या होता है। एग्जैक्टली इसने बड़ा प्यारा देखो, हाई मॉलिक्यूलर वेट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सब बातें बताई हैं। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर फास्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ठीक है। ये सब बातें बताई हैं। फास्फोलिपिड की दो कैटेगरी होती हैं, ग्लिसरो स्फिंगोफास्फोलिपिड, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ वो बच्चा क्लास में मुझे सुने जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हैं, जिसने नहीं सुने हुए वो चला जाए और पहले मेरा प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सुने फिर ये सुने। क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने पहले पढ़ा दी उनको मैं नहीं पढ़ा रहा, इसलिए आप चले जाएं और प्रीवियस लेक्चर सुन के आइएगा, ठीक है। क्योंकि अगले 30 मिनट पर आपके जाया जाएंगे, आपको ना समझ आएगा और ना फायदा है कोई। सिर्फ उसका फायदा तब है जब आप प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन के ये सुनेंगे, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये देख रहे हैं ग्लाइकोलिपिड को हमने स्फिंगोलिपिड क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर होती स्फिंगोसीन है। और वो फिर उसका नाम क्या हमने रखा, सिरामाइड शुगर। सिरामाइड क्या है, स्फिंगोसीन और फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अदर अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन है, ये लिपोप्रोटीन्स, ठीक है ना। लिपोप्रोटीन्स भी क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड ही है ना, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। फिर ठीक है ना, ये सारे बातें हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं जिनका जिनके ऊपर कोई ऑब्वियसली कोई चार्ज ना हो, आसान बातें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिपिड्स के कुछ फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, सारे आप लोगों को पता है कि फैट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी इन्हीं के साथ डिसॉल्व वगैरह होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर उसका नाम क्या है मजीद, फिर ये कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। कहाँ पे बताया नहीं था, माइलिन, माइलिन शीट जो होती है, माइलिन स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, वो किससे होती है, वो लिपिड ही तो है, ठीक है। तो ठीक है, बात समझ आई। फिर जनाबे वाला फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में ही तो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आप लोगों को, लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन आप लोगों को पता है कि लिपिड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में वो लिपोप्रोटीन्स के साथ होते हैं, ठीक है। बातें अब सारी आप लोगों को पता है। फिर ये कि लिपिड की अगर लिपिड की स्टोरेज वगैरह में या फिर मतलब लिपिड की केमिस्ट्री में मसला आए तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें आपकी ब्लड वेसल नैरो होने लग जाती है क्योंकि वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए तो हम लो कोलेस्ट्रॉल रखते हैं, ठीक है। फिर ये डायबिटीज मिलाइटिस भी होती है, ओबेसिटी होती है। डायबिटीज मिलाइटिस का क्या लिंक है इसके साथ, आपके लिपिड्स के साथ, क्योंकि जो जो ये न्यूट्रिशन में भी बताऊंगा, जो जैसे जैसे बंदा मोटा होता जाता है ना उसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाती है, वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल लो रखना होता था ना, ठीक है, उस बंदे के अंदर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है मोटे बंदे के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये होता है उस बंदे को डायबिटीज होने का मसला, क्योंकि डायबिटीज क्या है कि ग्लूकोज का हाई लेवल, मतलब ये कि इंसुलिन की नहीं माननी हमने, इंसुलिन को रेजिस्ट करना है हमने, अपना ग्लूकोज का लेवल बढ़ा के रखना है, शुगर यही तो है। तो वो मोटे बंदे के अंदर ज्यादा क्यों हो रही होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, अब और बताओ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नहीं पता आप लोगों को,
पता है ना, ठीक है। फिर इसकी काउंटिंग की बातें बताई हुई है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फैमिलीज बनती हैं किस तरह से बनती हैं, पता है ना, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को सारी बातें पता है कि इसकी काउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। एनोइक एसिड, इनोइक एसिड, इनोइक किसके अंदर कहना है, जो अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक है। फिर ये कार्बन नंबर एडजेसेंट टू जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अल्फा बीटा गैमा कार्बन है, और जो टर्मिनल कार्बन है उसको हमने क्या कहा था, ओमेगा कार्बन। यही कहा था ना छोटे बच्चों, ये देखो ये ओमेगा कार्बन है। ये कौन सी कार्बन है, ये इस कार्बोक्सिल के साथ वाली पहली कार्बन क्या कहेंगे, अल्फा बीटा गैमा, इस तरह कहते जाएंगे। फिर जो एंड वाली टर्मिनल है उसका क्या नाम हमने रखा हुआ है, ओमेगा कार्बन, या फिर एन वन, या फिर ओमेगा, या ओमेगा 1 या N1, ठीक है, मतलब एक। फिर साथ वाली को ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4। फिर जहां पे पहला बॉन्ड आता है ना, उस जहां पे मतलब पहला डबल बॉन्ड आया, समझ लो यहाँ पे आ गया, तो ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाली ओमेगा फैमिली है, ठीक है। मसलन समझ लो कि 1 2 3 4 समझ लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब ये कौन सा कार्बन 6 है, तो ओमेगा 6 है, तो हम कहेंगे ओमेगा 6 फैमिली है, ठीक है। ये बातें सारी आप लोगों को ऑलरेडी पता थी, ठीक है। चलो जी, यहाँ से ये आप लोगों को सबका पता है, ओलिक एसिड 18 वाला होता है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को पता है। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा, ये वाली लिपोजेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, थ्रोम्बोजेंस वगैरह, ये लिपन कॉर्ड से करना है, और बहुत अच्छा वहां पे लिखा, वहां से हम लोग करेंगे। फिर ये है कि हम यहाँ से भी रीड मार लेंगे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छा करके करना है, और यहाँ से ही करना है। जो मैंने आप लोगों को मुश्ताक पे लिखा हुआ था ना, लेकिन वहां पे अच्छा नहीं लिखा हुआ था, यहाँ से आप लोगों ने करना है, और इसके आपने सोर्सेज भी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के प्रॉफ में, एक एमसीक्यू तो डन वाला आता है ना, कि ये वाला ऑयल जो है ये कहाँ पे ज्यादा होता है, मसलन फॉस्फोलिपिड्स इन ब्रेन है ना, क्वेश्चन यही आएगा आपका कि कौन सा होता है वो जो ब्रेन के अंदर ज्यादा होता है, तो वो फिर आगे देख लें, सर्वोनिक एसिड, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जरा इनको देखते हैं कि है क्या। मैं आप लोग को इसकी हर बात पहले बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ, ये देखो। पहले तो इसको देखना है, और कार्बन नंबर इसका देखना है, ठीक है, कि ये है कितने कार्बन वाला, ठीक है। और फिर उसके अंदर डबल बॉन्ड देखना है, फिर उसकी ओमेगा फैमिली के नाम भी याद करने हैं कि कौन सी ओमेगा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप उसके स्ट्रक्चर का आइडिया होगा, आपको फौरन पता चल जाएगा कौन सी ओमेगा फैमिली है, ठीक है। फिर आपको जब उसका थोड़ा सा नाम भी ना पता होगा, कौन कौन से डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हैं। वैसे नाम की इतनी जरूरत नहीं है, मेनली यही पता हो ना, अगर कि इसमें इसका ये समझ लो ये फैटी एसिड है ना, तो पहले तो पता हो कि ये उसका नाम क्या है, 3 4 बातें पता हो। एक, कि इसमें कितने कार्बन है। नंबर 2, अब देखो यहाँ से 16 1 और 9 का क्या मतलब है। 16 का मतलब ये इनका मतलब है पहले कार्बन का पहले का नंबर नंबर ओहो के कार्बन नंबर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। फिर अब इसका मतलब है इसके अंदर 16 कार्बन है। फिर एक का मतलब है इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, नंबर एंड पोजीशन ऑफ कॉमन डबल बॉन्ड, जिसका मतलब है इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें दो। ये सब बातें पहले बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका, बताओ। एराकिडोनिक एसिड का बताया था 4 डबल बॉन्ड है। फिर जो आगे जितने नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, वो सारे इसके क्या है, वो सारे इसके पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, कि इस कार्बन पे इस कार्बन इस कार्बन। तो आप बड़ी आसानी से आप इन सारों का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो 2 मिनट में, कि नहीं कर सकते भाई। कार डबल बॉन्ड भी बता दिए, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं सारे सारे, सारों के अंदर सिस बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 मिनट में आप लोग कर सकते हो। तो अब समझ आ गई आप लोग को इसकी हर चीज की, ठीक है। फिर ऑब्वियसली 2 मिनट में उसका ये वाला नाम भी उसको दे लोगे। 9 है आप, बल्कि आप कोई एक चीज भी अगर आप कर लो ना सही से, मसलन एक बच्चे को यही पता हो कि ये इसका नाम क्या है, या फिर समझ लो मुझे अगर सिर्फ आप लोग ये बता दो ना, तो मैं आप लोगों को बाकी उसका सब कुछ बता दूंगा। बल्कि जो मैंने आप लोगों को जब ये एमसीक्यूज बनाने हैं ना लिपिड्स के, मैंने आप लोगों के साथ ये एटमेक करनी है कि मैंने आप लोगों को ये दे देना है। फिर मैंने पूछना है इसका नाम बताओ मुझे, और फिर ये भी पूछना है कि इसका कॉमन नेम क्या है। कैसे भला, जब ये लिखूंगा तो आप लोग फौरन देख लोगे 20 कार्बन वाला है, 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। पहले तो आपको फौरन ही पता चल जाना चाहिए कि 20 वाले हैं ही 2 ये तो अब आप लोगों ने, ठीक है ना, फौरन ही पता चल जाना, मतलब आसान है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ना, 2 3 बार जब आप लोग इसको पढ़ोगे, ओमेगा 7 वाला लिखा ये हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप इसको फौरन इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकते, जैसे स्ट्रक्चर पता चलेगा, ठीक है ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। अब अच्छा एक और तरीका देखो, 20 कार्बन है, आखिरी बॉन्ड किधर है, 14 पे है, तो फौरन ओमेगा 6 फैमिली फौरन बोल दो,
क्या ख्याल है? क्योंकि परले एंड से तो वो छठे कार्बन पे आएगा ना। देखो ये 14 किस हिसाब से, कार्बोक्सिलिक एंड से 14 है, तो परले वाले एंड से कितना होगा? परले एंड से समझ लो, ठीक है, इधर से चल रहा है तो परले एंड से तो 6 होगा, ओमेगा 6 है। यहाँ पे देखो टोटल कार्बन 15, यहाँ से 18, तो ओमेगा 3 है। बात समझ आ रही है? कि सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा। बाकी आप लोगों ने यहाँ से बड़ा अच्छा करके क्लियर करना है कि ठीक है ना, कि कौन सा देखो, हाई इन ऑलिव ऑयल, नियरली इन ऑल फैट्स, ठीक है ना, पार्टिकुलरली इन लिंसीड ऑयल, ये सब आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। तो आप लोगों ने अच्छा करके यहाँ से करना है, और मैंने अच्छा समझा दिया ना, क्लियर है ना? बाकी ये थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा ना। बाकी याद तो मैं कराने को अभी भी करवा सकता हूँ कि ओमेगा 3 वाले, देखो मैंने पता कैसे याद किया हुआ था, कार्बन नंबरों के हिसाब से। देखो कार्बन का नंबर बढ़ते जा रहा है, 16, 18, 18, 18, 20, 22, 24, 20, 22, ठीक है। फिर जनाबे वाला उनके डबल बॉन्ड का ये एक हिसाब है, ठीक है। फिर मैंने मतलब कि बड़ा आसान है याद करना इसको, ठीक है। फिर मैंने आपको इनमें से बताया हुआ है कि एसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं, बताया हुआ है ना। यहाँ से ये बातें हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या बताया हुआ था कि आपका ये जो है सिस डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? किंक आता है, देख रहे हो? किंक, किंक देख रहे हो? तो सिस बॉन्ड, ओलिक एसिड क्या बताया था कि सिस वाला ओलिक होता है और ट्रांस वाला इलेडिक, सारी बातें वही हैं। और बताया था सिस के अंदर क्या आता है? किंक आ जाता है, क्योंकि जब दोनों ग्रुप एक साइड पर होते हैं, डबल बॉन्ड की रोटेशन तो होनी नहीं, दोनों के अंदर ही नहीं होनी, लेकिन यह है कि इधर सेम ये होने की वजह से, एक ही साइड पर होने की वजह से किंक आ जाता है। जबकि यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो उधर किंक नहीं आता, ये स्ट्रेट रहता है, ठीक है, ट्रांस वाला, ठीक है। फिर ये क्या आ रहा है? ये एक 120 का एक एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस बॉन्ड की वजह से ना आपके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। यही हुआ है यहाँ पे रैकिडोनिक एसिड में, कि 4 डबल बॉन्ड थे ना, सारे सिस वाले थे। तो पहले ये, ठीक है ना, अब पहले ये इधर से किंक आया, फिर ये सीधा जा रहा, मतलब कि किंक आके ना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ही यू शेप्ड हो गई। समझ आई बात? ठीक है, बात समझ, गिव्स वैरायटी, वैरायटी ऑफ शेप। ये बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं? यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? ये देखो कि सिस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि ट्रांस बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रेट रहता है, लेकिन जनाबे वाला सिस डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, वो 120 का बेंड आया था ना, ठीक है ना, किस में आया था? ओलिक एसिड के अंदर, ठीक है। एलाइडिक एसिड स्ट्रेट रहा था। फिर उसने कहा ये लाइन देखो, सिस डबल बॉन्ड जितने बढ़ते जाते हैं, वैरायटी ऑफ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस बनती जाती हैं, ठीक है। मतलब उसके किंग की वजह से, सिस बॉन्ड की वजह से क्या बनता जाता है? मॉलिक्यूल की शेप की वैरायटी बढ़ती जाती है। जैसा कि उसने मिसाल दी, एराकिडोनिक एसिड में उसकी शेप 4 सिस बॉन्ड की वजह से हो यू शेप्ड गई है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड वाली बात बताई थी कि ये हाइड्रोजनेशन से, जब हाइड्रोजनेशन कार्य होता है तो उस टाइम बाय प्रोडक्ट से बनते हैं, बताया था मैंने ये बात। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, और ये पूछी जाती है, और ये मैंने हर बात आप लोगों को पहले बता दी हुई है, ठीक है जी। फिर ये है कि कुछ एडिशनल हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन फैट्स वगैरह को जब हम खाते हैं ना, ठीक है, तो उनसे भी हमें ट्रांस फैटी एसिड वगैरह मिल रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि इनका सेहत के लिए, ट्रांस फैटी एसिड जो है सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। कैसे? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह, ठीक है। तो इन सब के अंदर जनाब वाला इनका, इनकी वजह से मसला होता है। अब देखना, मैं आपको हर बात की पहले बता चुका हूँ, ऐसे ही है ना। सिर्फ ये है कि अब आप लोगों की एक अच्छी बुक से पता चल रहा है। इवन मैंने आपको ये भी बातें बता दी हुई हैं, कौन सी भला? कि कार्बन 1 और 3 ग्लिसरॉल के सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। ये देख रहे हो, इसके कार्बन 1, 2, 3 तीनों आइडेंटिकल नहीं है। एंजाइम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। इवन अगर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, ठीक है ना, इवन अगर समझ लो ग्लिसरॉल काइनेज आया, उसने आके एक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसने ग्लिसरॉल 3 फास्फेट पे ही करना है, ठीक है ना। उसने ग्लिसरॉल काइनेज है ना, तो उसने फास्फेट ऐड करना है, काइनेज ने, तो उसने ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ही बनाना है, ठीक है। यानी कि ग्लिसरॉल है ना, ये अभी फिलहाल फैटी एसिड हटा दो, समझ लो, ठीक है। अभी समझ लो सिर्फ ग्लिसरॉल को देखो, क्योंकि अभी बात सब ग्लिसरॉल की हो रही है। तो इधर जो फैटी एसिड लगे, इधर जो फास्फेट लगेगा, यहीं पे लगेगा, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ना, वो काइनेज जो है, वो उसने डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि ये कार्बन 3 है, तो यहीं के लिए वो स्पेसिफिक है। वो कोई ये गलती नहीं करेगा कि वो कहे कि ये तो सेम है। ये बात अब मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, अब भी पता चल गई कि इसकी स्टीरियो केमिकल नंबरिंग होती है। स्टीरियो केमिकल का मतलब सोचो ना,
स्टीरियोआइसोमर्स पहले मुझे बताओ। स्टीरियो का मतलब होता है कन्फिगरेशन टू रिलेटेड, रिलेटेड टू कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन होता है स्पेशियल, स्पेशियल जो है ना आपका, आप स्पेशली यानी कि 3 डायमेंशनली आप किस तरह से हो, कहां पे हो, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनली जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये और ये सेम नहीं है। इनके इनके अराउंड ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाला जो है ये, तो इस तरह से वो है कि ये आपस में सेम नहीं है। बात समझ आ गई? इवन आप यहां से भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 डायमेंशनली नॉट आइडेंटिकल व्हेन व्यूड इन 3 डायमेंशन। बात समझ आई? वही बात मैंने बताई, ठीक है, कि 3 डायमेंशनली वो सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां से अब आप लोग एक और बात भी देख लो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये बात आप लोगों को न्यूट्रिशन के अंदर भी, न्यूट्रिशन के अंदर लिपोप्रोटीन्स भी लिखे हुए हैं। न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, नेक्स्ट आखिरी टॉपिक हमारा रहा है न्यूट्रिशन गया है, 1-1.5 दिन 2 दिन उस पर भी लगने हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला उसके अंदर अब मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि आपको वो पता चल गया ओमेगा 3 कौन से हैं, ओमेगा 6 कौन से हैं, लिपोप्रोटीन्स क्या हैं, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, सब बातें लिखी हुई हैं, वो सब बातें आप लोगों की डन। तो ये एक बात क्लियर करो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड हैव वेल हेल्थ इफेक्ट्स हैं इनके। जब आप यहाँ से ओमेगा 3 निकालोगे ना तो ये है, ये है, ये 3 है। आपने याद करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन कौन से हैं, आपको फिंगर टिप पे ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, तो ये देख रहे हो किस तरह से इनके हैं परप्स, वो कहता है परप ड्यू टू, क्योंकि ये एंड लेस इन्फ्लेमेटरी जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं, मतलब जो ओमेगा 6 की निस्बत ये, ठीक है ना, लेस इन्फ्लेमेटरी बनाते हैं, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो ये क्या करते हैं, लेस इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और सिर्फ ये बात याद रखनी है, बस ये एक लाइन, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि हम उन डिजीजेस के अंदर इनको यूज करते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन मेजर काज है, ठीक है ना। जहां पे इन्फ्लेमेशन मतलब मसला है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं, ठीक है। इवन हम लोग जो है ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और र्यूमेटॉइड अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट्स को भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखो आप लोगों को क्या ये नहीं पता फास्फोलिपिड्स क्या है? सब कुछ आप लोगों को पता है। फास्फेटिडिक एसिड, फास्फोमाइलिन, स्फिंगोसिन, ये हर बात वही लिखी हुई है जो वहां पे आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ खान जरा, कोलिन का स्ट्रक्चर नहीं पता, इथेनोलामाइन का स्ट्रक्चर नहीं पता, सीरीन का स्ट्रक्चर नहीं पता, मायोनेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर नहीं पता, सारी बातें वहां पे बता चुका हूँ। ये देखो फास्फाटिडाइल ग्लिसरॉल, कार्डियोलिपिन को देखो अपने, देखो 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 देखो, ये पूरे का पूरा क्या बना हुआ है, ये देखो, ये आपका क्या है, ये तीनों कार्बन वाला एक ग्लिसरॉल है, ये एक फास्फेटिडिक एसिड है, ये एक फैटी एसिड लगा हुआ है इसके साथ, ये दूसरा फैटी एसिड लगा हुआ है, ये इसका क्या लगा हुआ है, फास्फोरिक एसिड। तो यहां तक एक पूरा क्या है, फास्फेटिडिक एसिड, ठीक है। फिर ये एक पूरा ग्लिसरॉल लगा हुआ है जो यहाँ से इसको लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक और फास्फेटिडिक एसिड है, कैसे भला, ये देखो, ठीक है। उसने किया ये है कि यहाँ पे ऊपर फास्फेटिडिक एसिड बना के ना, उसने कहा कि अगर नीचे कोलिन इसके साथ लग गई तो एक फास्फोकोलिन बन जाएगा, इथेनॉल अमाइन लग गई तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बताओ बताओ बताओ, सफेलिन। सीरीन लग गया तो फास्फोसीरीन, मायोनेस्टोल लग गया तो फास्फोइनस्टोल, ठीक है। ये लग गया तो इसके साथ, तो फिर बताओ, फिर ये कार्डियोलिपिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो रिस्पिरेटरी चेन के अंदर होता है, जिसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, चीजें भूलनी नहीं है। अच्छा अब देखो, अब मैं आप लोग को नहीं बता चुका कि लेसिथिन के क्या काम है। डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन सर्फेक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है हमें, ठीक है, सर्फेक्टेंट, ठीक है। क्या बताया था मैंने, सिफेलिन जो है वो क्या है, फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, और फास्फाटिडाइल सीरीन क्या है, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, फास्फाटिडाइल से सीरीन का रोल किसमें है, अपॉप्टोसिस में, प्रोग्राम सेल डेथ में फास्फाटिडाइल सीरीन का रोल है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो पहले नहीं पता थी हमें। फिर स्फिंगोमाइलिन का हमें पता है कि आउटर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है,
आउटर लीफलेट का क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बाइलेयर है, ऐसे ऐसे ये सारे क्या लगे हुए हैं, हेड हैं सारे, ये नीचे उसकी टेल है, ठीक है। तो आउटर लीफलेट कौन सा है? ये वाला, ये इनर लीफलेट है सेल मेम्ब्रेन का। ये कह लीजिए बाहर वाली सरफेस है ना, जिसने बाहर एक्सटर्नल फ्लूइड के साथ मिली हुई है, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्लूइड है, यहाँ पे क्या इंटरसेलुलर फ्लूइड, तो ये आउटर लीफलेट है, ठीक है। इवन इनका रोल सेल सिग्नलिंग में भी होता है, ये लिखा हुआ है सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये आप लोगों का सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ये कल बताऊंगा, ये आज नहीं बता रहा, कल बताऊंगा कि ये डाइसाइल ग्लिसरॉल और इनोसेटोल जो है ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इस तरह से फिर इसका रोल सेकंड मैसेंजर के अंदर भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन ये है कि ये इसकी डिटेल कल बताऊंगा, क्योंकि इसका एक फ्लो चार्ट है, उससे सारी बातें पता चल जाती है बजाय यहाँ से थ्योरी पढ़ने के। अब याद है प्लाज्मेलोजिन, ठीक है, क्या था? या विनाइल ईथर, देखो देखो देखो, ये क्या है? लाइजोलेसिथिन, एक फैटी एसिड रिमूव, ठीक है, फास्फाटिडाइल फास्फोलाइपेज ए ने आके क्या किया, यहाँ से अगर कार्बन नंबर 2 से रिमूव है तो फास्फोलाइपेज A2 ने एक्ट किया हुआ है। कार्डियोलिपिन देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बताया था कि कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जनाबे वाला आप लोग और देखते जाओ, ठीक है ना। ये लाइजोलेसिथिन का देखो, लाइजोलेसिथिन का पता है ना, फास्फोलाइपेज A2 ने एक्ट किया है, ठीक है। इसने मजीद डिटेल नहीं लिखी, ठीक है ना। इट इज आल्सो फाउंड इन ऑक्सीडाइजिंग लिपोप्रोटीन हैज बीन implicated several देयर promoting एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि लाइजोलेसिथिन का हमने जो पढ़ा नहीं था कि लाइजोलेसिथिन वहां पे, अब कॉन्सेप्ट को इस तरह से मैच करना है, ठीक है ना। कि वहां पे हमने लाइजोलेसिथिन का एक मसला पढ़ा था कि क्या करता है, क्या करता है, बताओ बताओ बताओ। आरबीसी को रप्चर करता है। यहाँ पे स्नेक वैनम में होता है लाइजोलेसिथिन, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली स्नेक वैनम में फास्फोलाइपेज A2A होता है, ठीक है। तो वहां से फिर क्या बनता है, लाइजोलेसिथिन वो बनाता है। यहाँ पे हमने उसका एक और लाइजोलेसिथिन का एक और देख रहे हैं, फाउंड इन ऑक्सीडाइज्ड लिपोप्रोटीन्स has been implicated in some of the effects in promoting atherosclerosis, के एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी इसका रोल है, मतलब बीमारियां ही कराता है ये, ठीक है। फिर जनाबे वाला इसी तरह से ये देखो, प्लाज्मेलोजिन, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर ईस्टर लिंकेज नहीं है, ईथर लिंकेज है, देख रहे हो कार्बन नंबर 1 पे। ये SN1 क्यों लिखता है भला? क्योंकि स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग है, SN का मतलब स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग, ठीक है। अच्छी बुक करना तो अच्छे तरह से वो चीजों को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। फिर एक और रोल भी लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका प्रोटेक्टिव रोल हो अगेंस्ट रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज, तो ये पॉइंट पहले नहीं पढ़ा था हमने, उसका रोल बता रहा है प्लाज्मेलोजिन का। यहां से ये स्ट्रक्चर जरूर देखो। अब चूंकि ये बातें सारी रिवाइज हो रही हैं, तो इसलिए आपका ये है कि जैसे ये मीटिंग एंड हो, आप लोगों ने फौरन ज्वाइन कर लेना है। उसकी वजह ये है कि नया तो पढ़ ही नहीं रहे हम, बल्कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है वो तो एक डायग्राम आप लोगों ने याद करनी है बस, वो लिपोप्रोटीन वाली, वो जो आप लोगों को एंड पे पढ़ाई है, और वो भी याद करा दी है क्योंकि एक्स्ट्रा सारा इतना बताया है। तो ये तो हम लोग कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे, कितनी बातें न्यू आई हैं, सिर्फ वो प्रोग्राम चल डेथ वाली, ये एक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशी वाली बस, या फिर वो यू शेप और एराकिडोनिक एसिड वाली, या फिर है वो तो हमने नया पढ़ी कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक मजेदार बात है, ये हर बच्चे, ठीक है ना। ये देखो कि फास्फाटिडाइलकोलिन और स्फिंगोमाइलिन की में फर्क है थोड़ा सा, भला किस बात का? देखो देखो देखो, दोनों सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, और हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब भी स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बना के, तो हम लोग ऐसे नहीं कर देते, करते हैं ऐसे कि इसके अंदर दो, ऐसे करते हैं ना। तो वो बेसिकली, अब यहाँ पे देखो फास्फाटिडाइलकोलिन का तो ये सीन है, पहले तो फास्फाटिडाइलकोलिन का हिसाब देखते हैं कि उसके अंदर तो ये ग्लिसरॉल है आपका, ये पहला कार्बन, दूसरा तीसरा, पहले पे फैटी एसिड, दूसरे पे फैटी एसिड, तीसरे पे क्या होता है, फास्फोट, और फास्फेट का साथ क्या लगा होता है, कोलिन। ये तो हमें हर अजबर है, बचपन से अजबर है, हमें तो भूल ही नहीं सकता। लेकिन स्फिंगोमाइलिन के अंदर भी इस तरह से दो चेन है, लेकिन जो उसकी दूसरी चेन है वो स्फिंगोसिन खुद है। हमने पढ़ा था 18 कार्बन कंटेनिंग मोनो अनसैचुरेटेड अल्कोहल कंटेनिंग, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा था, कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, तो ये देखो, ये इसकी कार्बन नंबर 1
ये कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 पे फास्फोरिक एसिड और कोलिन लग गया, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ये अमाइनो ग्रुप हमने पढ़ा था, ये कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन नंबर 3 पे क्या है, ये इसका कार्बन नंबर 3 है जहाँ पे OH है। फिर हमने पढ़ा इसकी कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड होता है, ये देखो। तो ये सारी स्फिंगोसीन की टेल है। हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि जो इसका कार्बन नंबर 2 पे जो NH होता है वहां पे फैटी एसिड लगा होता है, तो ये देखो, ये फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है ना फैटी एसिड, हमने कहा था। तो इसकी जो दो टेल होती है, एक ये फैटी एसिड की वजह से होती है और एक इस वजह से होती है, स्फिंगोसीन की वजह से होती है। अब यहां से मुझे बताओ कि सिरामाइड हम किसे कहेंगे, सिरामाइड हम क्यों इसको कहेंगे कि सिरामाइड क्या है, स्फिंगोसीन और फैटी एसिड, इस पार्ट को हम कहेंगे, इस पार्ट को स्फिंगोसीन और फैटी, यहां तक को हम कहेंगे सिरामाइड, ठीक है। यानी कि इस फास्फोरस और कोलिन के अलावा हम इसको क्या कहेंगे, सिरामाइड कहेंगे। और अगर फास्फोरस और कोलिन भी लग गए तो हम इसे क्या कहेंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, फिर हम इसे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहेंगे। अदरवाइज हम इसे क्या कहेंगे, सिरामाइड कहेंगे, ठीक है। फिर जनाबे वाला आपको मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की ये देखो उसका क्या है, उसका स्टेरॉइड न्यूक्लियस, हमने कहा कि चार रिंग होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यही पढ़ा था हमने इसकी रिंग। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे जो लगा होता है वो 18 वाला होता है, यहाँ पे जो होता है 19 वाला होता है, तो सारी बातें वही हैं। वो कहता है कोलेस्ट्रॉल को आप बुरा बुरा ही कहते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर है, लेकिन इसके अच्छे रोल भी हैं ठीक है ना, अभी भी हमने कोलेस्ट्रॉल को बुरा ही बनाया हुआ है। अच्छे रोल क्या है भला, बाइल एसिड मैंने बताया इससे बनता है, एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स बनने हैं, हमने पढ़ा था 10% ये कहाँ पे होता है, एडिनल कॉर्टेक्स में। क्यों, हार्मोन इसी से तो बनने हैं, ये उसका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, एस हार्मोन सारे इसी से बनने हैं। विटामिन डी तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से जो बन रहा था, विटामिन डी का इनएक्टिव विटामिन, वो इससे तो बनना है। फिर ग्लाइकोसाइड्स के अंदर वो क्या था, स्टीरोल पार्ट, ठीक है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड के अंदर है वो, ठीक है। तो ठीक है, बात समझ आ रही है, कितना इसने प्यारा लिखा हुआ है। फिर ये उसने वही सारी उसकी स्ट्रक्चर लिखी है, इतनी रिंग होती हैं, ये कार्बन वो कार्बन, ठीक है, वो जिसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, लेकिन ठीक है, वो स्टेरॉइड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप ना हो, उसको हम स्टीरोल कहते हैं। सब बातें आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर जनाबे वाला क्या कि फिर ये भी पता है आप लोगों के कि उसका नाम क्या है, कि आपका ये जो स्टीरोल है तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की सूरत में होता है, देखो ना कोलेस्ट्रॉल है ना, यहाँ पे फैटी एसिड लग जाता है तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन जाता है, ठीक है। ये अब कोलेस्ट्रॉल का अपना स्ट्रक्चर है। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एर्गोस्टिरोल जो है वो क्या है, वो प्रिकर्सर है विटामिन डी का, ठीक है। एर्गोस्टिरोल जो कि हमने कहा क्या पढ़ा था कि यीस्ट, ठीक है ना, यीस्ट का मेन है, यीस्ट का जो मेन है ना वो क्या है, वो मेन स्टिरोल कौन है, एर्गोस्टिरोल। और ये जो विटामिन दे रहा है ये विटामिन D2 है, D2, ये याद रखना कि ये D2 है, ठीक है ना। फिर हमने पॉलीप्रोनाइड्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने डोलिकोल को पढ़ा था कि इसने ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज प्रोवाइड करके पढ़ा था हमने। तो ये है आपका डोलिकोल। और ये देखो उसने तो वो तो सिर्फ बात बोलता है, स्ट्रक्चर ही नहीं नीचे बनाता। ये देखो कितने हमने रेसिड्यूज पढ़े थे, 21 यूनिट कंटेनिंग डोलिकोल। तो यहाँ पे देखो ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था कि 21 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं डोलिकोल में, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक अल्कोहल है OHS के अंदर, यहाँ पे देखो 18 16 इसने ये बना दिए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह के ये बाकी भी हैं, 16 है ना, 17 ये हो गया, 18 ये, तो इस तरह से मतलब कि होंगे इसमें 21, ठीक है। तो ये OH ये आइसोप्रीन यूनिट ये है, ठीक है। तो इसने क्या करना होता है, ठीक है ना, इसने वो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज प्रोवाइड करने थे। ये यूबिक्विनोन को भी स्ट्रक्चर अभी याद कर लो, यूबिक्विनोन, ये वो वहां पे नहीं लिखा हुआ था, इसको करना है आप लोगों ने यूबिक्विनोन को। पार्टिसिपेट्स इन रिस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन भी इसी के साथ ही वहीं कहीं होता है, ठीक है, दोनों को मिला के याद कर लो, ठीक है। तो उसका भी रिस्पिरेटरी चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हेल्प होती है, इसकी भी वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। ये हम कल करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक करना है, यहाँ तक, यहाँ से ये थोड़ी सी बात मैं कल बताऊंगा, ये जो लिखी है ये थोड़ी सी बात कल बताऊंगा,
इसके अलावा ये पेज आप लोगों का यहाँ से लेकर एंड तक हम लोग कल पढ़ेंगे वो सारी बातें, ठीक है। कितनी देखो उसने प्यारी डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ठीक है। ये बातें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक, उसमें ये नहीं करना आप लोगों ने, ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी बातें बताने वाली हैं। ये भी अभी अभी करना है, ये भी, ठीक है। सारा कुछ बता चुका हूँ इसमें। क्या बताया था? ये देखो सिरामाइड, ये क्या है आपका? ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या क्या बताया था? सिरामाइड, ग्लूकोज, सिरामाइड, गैलेक्टोज, गैंग्लियोसाइड क्या है, न्यूरामिनिक एसिड क्या है, ठीक है, GM1 क्या है, GM3 क्या है। मैंने बताया था कि GM3 सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। ये देखो सिंपलेस्ट कौन सा होता है? GM3, ये बताया था। और क्या कहा था कि ये 1,2 GM का क्या मतलब है? M का मतलब है एक चालिक एसिड है, ठीक है। फिर क्या बताया था कि इसका रिसेप्टर कौन, इसका कोलेरा का रिसेप्टर कौन है? GM1 बताया था कि GM1 जो है वो इसका रिसेप्टर होता है, ठीक है। फिर जनाब वाला क्या बताया था कि ग्लाइकोलिपिड की आपने डेफिनेशन क्या बोलनी है? आपने बोलना है सिरामाइड शुगर। तो ये देखो स्फिंगोसिन फैटी एसिड, इसको हम सिरामाइड कहेंगे। और अगर इस पर आके एक लग जाए, कौन लग जाए? शुगर का मॉलिक्यूल लग जाए, ठीक है, तो हम ये देखो शुगर लगी है, इसको हम क्या कहेंगे? गैलेक्टोसिल सिरामाइड, जो कि कहाँ पे होती है? न्यूरल टिश्यूज में। यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं सारी, ठीक है, कि वो गैलेक्टोसिल सिरामाइड कहाँ पे है? ब्रेन और नर्वस टिश्यू में, गैलेक्टोसिल, ठीक है। ये सब बातें। और मैंने क्या बताया था कि M का मतलब तो मोनोसैलिक एसिड है। ये GM12 का फिर क्या मतलब है? वो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक माइग्रेशन नंबर है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पर उसकी माइग्रेशन के हिसाब से एक नंबर दिया हुआ है। और फिर ये GM1 की आपने स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है, जो कि बेसिकली इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है GM1 की, क्योंकि कोजरा के लिए रिसेप्टर ये है, ठीक है। ये है इसकी सेरामाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये आप लोगों ने फौरन से याद कर लेनी है। ये न्यूरामिनिक एसिड है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट इसने लिखा हुआ है, उसको आपने सिर्फ याद कर लेना। वो पता क्या? कि फास्फेटिडिक एसिड जो है वो एक इंटरमीडिएट है सेंसिस में ट्राइसाइक्लिसरॉल की भी और फास्फोग्लिसरॉल की भी। क्योंकि इसमें अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ट्राइसाइक्लिसरॉल की कैसे, वहां पे क्या फास्फेटिडिक एसिड का रोल है। तो वो आपने सेंसिस कोई पढ़ ली है, सेकंड ईयर के आके सेंसिस पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि फास्फेटिडिक एसिड वहां पर भी इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को, अच्छा, फिर यहाँ से कुछ और मजेदार सी बात, ये देखो कितनी इसने प्यारी बात लिखी है। इसने कहा है कि आपका जो है ना, ये देखो, वो कहता है असाइल ग्लिसरॉल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड। मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड मतलब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके बाद मिक्सचर है, ठीक है ना। मतलब ये कि, ठीक है ना, टेलर्ड टू सूट देयर फंक्शनल रोल्स, उनके फंक्शनल रोल के हिसाब से। मसलन एक बंदे ने हार्ड टाइम कूलिंग में रहना है, एक जानवर ने, तो उसके अंदर जनाबे वाला जो फैटी एसिड होते हैं, जो लिपिड होते हैं, वो ज्यादा अनसैचुरेटेड होते हैं। क्यों भाई? सैचुरेटेड हुए वो तो घी बन जाएगा, वो तो वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जरूरी है कि ये बंदे के जो लिपिड्स हों वो अनसैचुरेटेड हो। नंबर 2 ये कि आपका, ठीक है ना, मेम्ब्रेन पे जो लिपिड्स हैं उन्होंने फ्लूइडिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, उन्हें हमेशा फ्लूइड रहना होता है मेम्ब्रेन के लिपिड्स ने, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि वो अनसैचुरेटेड हो। इसलिए फंक्शन के हिसाब से ना एक प्रॉपर एक उसका निजाम बना हुआ है। उसके अंदर मिक्सचर होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, ठीक है। लेकिन अनसैचुरेटेड ज्यादा तब होते हैं जब उस हिसाब से, ठीक है, लेकिन होता दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। मजा आया हार्पर का? लोग कहते थे कि हार्पर समझ नहीं आती। अब आप लोगों ने भला क्या चीज, भला चलो अच्छी बात ये हुई कि अब आप लोगों को जो है ना वो मजीद चलो रहने देते हैं, ठीक है। तो अब बस आप लोगों ने यहाँ से ये नहीं पढ़ना, ठीक है, इसके आगे आगे यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ये वाला, ठीक है, बाकी सारा पढ़ना है आप लोगों ने। यहाँ से थोड़ा सा ये छोड़ देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारा पढ़ना है, मैं सारा पढ़ा दिया। यहाँ से ये नहीं करना, क्योंकि ये लिकोट्राइंस वगैरह भी मैंने करानी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से ये ल्यूकोट्राइंस वगैरह भी करानी है, ठीक है। ये हमारा कल का टॉपिक है। एस्ट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। क्या बताया था? कैप्रोइक एसिड 6 वाला है, तो इसकी भी उसने अकरेंस भी लिखी हुई है। ये ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये आप वो थोड़ा गूगल करना, मतलब वो
होंगे कोई चारा खाने वाले या कोई इस तरह के, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेना, ठीक है। बटर के अंदर कौन सा है, लॉरिक एसिड, कार्बन नंबर 2 वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। खासकर इनके नाम, सिरिक एसिड जो है वो, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड जो है, ठीक है। थोड़ा सा जरा देख जरूर लेना, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन कौन सा, देख रहे, कॉमन जो है वो कौन सा है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। याद रखना कि एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि पाल्मिटिक और ओलिक वगैरह जो है ना। चलो जी, ठीक है। अब आप लोगों को जो है ना वो काफी हद तक जो है ना मैं तसल्ली है मुझे अब, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत है या फिर बच्चे थक गए हैं?